अल्प वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है फसलों का, कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। पेपर उठाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी एक भाजपा कार्यकर्ता के घर ही एनसीबी सुबह उठ के गई। हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे नारायणगढ़ में अगर हमारी सरकार बने के लिए हमारे प्रयास रहते हैं ताकि आम जनता को जो परेशानियां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आवास का जो बहुत बड़ा बतंगड़ खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी रथ यात्रा जो है इस समय मौजूद है नारायणगढ़ क्षेत्र में। ये नारायणगढ़ जो है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री जगदीश देवड़ा का क्षेत्र है। यहाँ पर जो नगर परिषद है उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, कांग्रेस भी यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी सक्रिय है। राजनीतिक रूप से अगर कहें तो नारायणगढ़ जो है बड़ा सरगर्म इलाका है। आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 में जो मुद्दे उठेंगे उन मुद्दों पर बात करेंगे, विकास पर बात करेंगे, समस्याओं पर बात करेंगे। बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, चूंकि बोर्ड भी इनका है नगर परिषद में और विधायक भी इनके मंत्री जी हैं। क्या विकास कार्य हुआ है सर? हमारे पूरी विधानसभा में आप जिधर भी जाएंगे आपको हर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा हुआ मिलेगा। आपको शिक्षा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में 2-2, 3-3 बड़े कॉलेज बने हैं। पिपला मंडी में बना है, मल्हारगढ़ में बना है। एक सबसे बड़ी योजना जो है किसानों के लिए सिंचाई की योजना, 876 करोड़ की योजना, हर खेत को पानी मिलेगा। माननीय नरेंद्र जी मोदी की जो जल योजना है, प्रत्येक घर को प्रत्येक गांव में जब पानी की समस्या हुआ करती थी, चंबल का पानी लाकर प्रत्येक घर को पानी पीने की व्यवस्था करी जाएगी। ऐसी अनेक जन कल्याण योजना माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा अनेक योजना चलाई जा रही हैं। जैसे अभी नई योजना माननीय प्रत्येक महिलाओं को लाडली बहना का लाभ दिया जा रहा है, संबल योजना में लाभ दिया जा रहा है। किसानों के लिए अनेक योजना चलाई जा रही हैं। हम निरंतर विकास के लिए विकास की बात करते हैं। प्रत्येक गरीब परिवार को हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास देने का प्रयास करा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेक योजना चलाकर गरीब व्यक्ति को अन्न की व्यवस्था करी है, पानी की व्यवस्था करी है। जो सरकार का दायित्व होता है उसके लिए हमारे विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना हो सके जनता के हित में काम करने का प्रयास करा है। आपने प्रदेश स्तर पे जो योजनाएं चल रही उस पर बात करी। मेरा निवेदन ये है कि आप जहां खड़े हैं नारायणगढ़ में, वहां पर क्या काम हुआ है? हमारे नारायणगढ़ में सबसे बड़ा 30 बिस्तर अस्पताल सरकार के द्वारा दिया गया है। हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। 6 करोड़ की लागत से अपने रतनबेरा डैम से गांव में पानी की व्यवस्था करी गई है। हमारे यहाँ इंडोर गेम का खेल बच्चों के लिए स्टेडियम बन रहा है, रोड है, नाली है। यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जो जनता उससे तृप्त हो। इनके कहने का मतलब है नारायणगढ़ पूरी तरह विकसित हो गया, समस्याएं नहीं है, सारे विकास ही हुए हैं। नहीं, समस्या तो इसलिए हो ही नहीं सकती है कि समस्या जो 2003 से पहले थी वो खत्म हो चुकी है 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और उसके बाद जो है बीजेपी का यहाँ बोर्ड रहा है, विकास हुआ है, कार्य हुआ है। नारायणगढ़ में आज से 20 साल पहले न ढंग से सड़कें थी, न पीने का पानी था, न पाइपलाइन थी, न हॉस्पिटल था ढंग का, न कोई व्यवस्था थी, न स्कूल की बिल्डिंग थी। इससे पहले जो सरकारें रही है उनकी सरकारों में कोशिश की है, एक बिल्डिंग भी नहीं बनवा सके वो स्कूल की। 1 करोड़ों रुपए की ऐसी शासकीय बिल्डिंगें बन गई है जिसमें आज भी छात्र छात्राएं बड़े आसानी से बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, लंबे समय से नारायणगढ़ को देखते रहे, कितना बदला नारायणगढ़ की तस्वीर? नहीं, काफी बदला है। भी 18 साल में शिवराज सिंह जी ने काफी विकास किए हैं। हाँ। यहाँ ये स्थिति थी कि बिजली नहीं मिलती थी कांग्रेस शासन में। आज ये है कि चारों तरफ बिजली, सिंचाई में मिलती है, मकानों में बिजली मिलती है और क्षेत्र में काफी शिवराज सिंह जी ने काफी विकास किया है। शिवराज जी ने काफी विकास किया है। क्या उल्लेखनीय बात आप बता सकते हैं जिसके लिए नारायणगढ़ हमेशा इस सरकार को याद रखे? नारायणगढ़ हमेशा इसलिए याद रखेगा कि जो विकास 18 साल में हुआ है कांग्रेस के 70 साल में भी नहीं हुआ है।
यही बड़ी उपलब्धि है कि चारों ओर विकास हुआ है। हर क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, चाहे पानी के क्षेत्र में ले लो, चहुमुखी विकास इस क्षेत्र में हुआ है। और ये हमारा सारा काम जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है, माननीय जगदीश जी देवड़ा के वित्त मंत्री जी के द्वारा हुआ है। रोजगार के लिए क्या उपलब्धि है आपकी? रोजगार के लिए तो उपलब्धि है कि रोजगार जो है कि ये बार बार जो ढिंढोना पीटते हैं कि रोजगार नहीं रोजगार, ये जो माननीय केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, ये भी एक रोजगार का साधन है। 2.5 लाख रुपए जिन लोगों के मकान नहीं बनते थे, इसमें मजदूरी बढ़ी है। जहाँ 60 रुपये 70 रुपये 100 रुपये में मजदूरी के आज 500 रुपये में मजदूर नहीं मिलता है, मजदूरों को रोजगार मिला। ये जो कहते हैं कि पैसा दे के तुम टोल टैक्स ले रहे हो, पैसा दे के ले रहे हैं तो उन यात्रियों को सुविधा मिली है। और जो भी इंडिया में प्रदेश में टोल टैक्स चल रहे हैं उनसे 10 से 15 हज़ार रुपये में लड़कियों से लेके महिलाओं से लेके अच्छे पढ़े लिखे कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो ये निर्माण कार्य कराए हैं और जो करा रही है और जो पैसे दिए हैं उससे रोजगार काफ़ी बढ़े हैं। और अभी सरकारी पद जितने भी वो भी भरे जा रहे हैं। पहले पुलिस प्रशासन में अगर चल जाते तो महिलाएं जो थी वो पुलिस में जाना पसंद नहीं करती थी। आज गरीब गांव की बच्चियां कम से कम 33% डंडा लेके घूम रही है। कई बातें बताई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप लोग बताइए, विकास के ये जो दावे कर रहे हैं, विकास के इनके दावे जमीन पर कितना हकीकी है? मैं इन्हीं की बातों से शुरू करना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमने 30 बिस्तरों का अस्पताल बनाया, पर एक बिल्डिंग बनाई है, पर 18 सालों से इनकी सरकार है। यह एक एक्सरे की मशीन नहीं है, अगर किसी को चोट लग जाती है तो इसको सीधा मंदसौर जाना पड़ता है। ये इनका विकास, ये इनका स्वास्थ्य का मैप है। दूसरी बात करते हैं कि पानी की, तो मैं आज यहीं से खड़ा होकर बोलता हूं कि आधी आबादी नारायणगढ़ की ऐसा पानी पी रही है जिससे अपन कुल्ला भी नहीं कर सकते हैं। कुएं से पानी लाके वो लोग पीते हैं, नहीं तो जाके आप वार्ड नंबर 2 में ट्राई कीजिए। बात करते हैं बिल्डिंग की, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा किया है, पर कितने एडमिशन उस कॉलेज में है और कितने प्रोफेसर कॉलेज को बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप ये भी सोच लीजिए। चौथी बात ये बोलते हैं कि पुलिस की बात करते हैं, तो अभी हम वो लोग वहीं से आ रहे हैं। इनका पुलिस प्रशासन इतना बेकाबू हो गया है कि इनको सिवाय डोले चूरे और अफीम के केस के बजाय कुछ दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं है। और अभी की घटना बता रहा हूँ, एक नौजवान युवक चाय का दुकान लगाकर अपना परिवार का पालन पोषण करता है, उसकी दुकान में पुलिस वाले घुस गए, उसको जूते और चप्पलों से पेट में मारते हैं। मतलब ये इतनी बेलगाम अव्यवस्था इनकी है। मैं चाहता हूँ कि शायद इससे घोर और कुछ नहीं हो सकता है। और अभी मैं अगर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार की गिना दूं तो शायद मेरे पास वक्त कम पड़ जाएगा कि 1 रुपये प्रति यूनिट में बिजली के बिल आते थे, जो अभी 4-4, 5-5 हज़ार के आ रहे हैं। किसानों को प्रति हार्स पावर 1400 रुपये बिजली बिल दी जाती थी, जो अभी 700 हार्स पावर आ रही है, कमलनाथ की देन है। पशुपतिनाथ की 200 करोड़ की जमीन जो इनकी सरकार में अवैध जमीन माफियाओं ने कब्जे कर ली थी, उसको छुड़ाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। अपने स्वार्थ के कारण वो ऐसे लोगों का न तो यहाँ पेंदा था न वहाँ पेंदा, और कल कहाँ रहेंगे इसका भी उनका कोई भरोसा नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, ये जिन स्कूलों में पढ़े सब सज्जन, उन स्कूलों को किसने बनाया? वो कांग्रेस की देन है। ये आज फोकट की झूठी वाहवाही लेना चाह रहे हैं। और जो बेरोजगारी का मामला है, शिक्षित बेरोजगार कितने घूम रहे हैं आपको मालूम है? नौकरियों के लिए हजारों की संख्या में फार्म भरे जाते हैं और उनको व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, सारे तो घोटाले हो गए इस सरकार में हैं। और आज किसान भी परेशान है। जहां कमलनाथ जी ने अतिवृष्टि में किसानों को बिना सर्वे के पूरा मुआवजा दिया, वहीं इनकी सरकार आज अनावृष्टि है, कम बारिश से फसलें सूख चुकी है, किंतु आज तक इनके द्वारा कोई सर्वे नहीं करवाया गया। किसान पूरी तरह दुखी है। और जो है कमलनाथ ऐसा व्यक्ति है जो उसके नाम से ही पार्टी परचम लहराएगी, उसके नाम से ही आगे बढ़ेगी। विकास की बात कर रहे थे इन्होंने, यहाँ पर रोजगार की बात करी कि बड़ा रोजगार दिया जा रहा है, शिक्षा की बात करी कि बड़ी बिल्डिंग है। क्या इनके दावे जो इस तरह से आपके कांग्रेसी साथी कह रहे हैं तो तथ्यहीन और आधारहीन दिखते हैं क्या आपको? खोखले वादे हैं, जो दावे हैं वो पूरी तरह से खोखले हैं। बिल्डिंगें सारी कांग्रेस के टाइम बनी
और उस समय शिक्षा का स्तर भी बेहतर था, रोजगार भी बेहतर मिलता था। ये कहते हैं कि हमने बेहतर रोजगार और बेहतर मध्य प्रदेश बनाया। रोजगार की ये स्थिति एक व्यापक घोटाला इनने किया, इनके मंत्री उसमें शामिल रहे, और अभी जो पटवारी का ये हुआ उसमें भी घोटाला कर दिया। मतलब आप देखो, रोजगार के साथ भी इनने अन्याय किया। उसी तरह किसानों के साथ 2019 में जबरदस्त अतिवृष्टि हुई थी। कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनने बिना सर्वे के एक समान मुआवजा किसानों को दिया और किसानों की दीपावली खुशहाली में बदली। उसी तरह से आप क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 18 वर्ष की जो सरकार की उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, उस एक उपलब्धि में मल्लागढ़ विधानसभा में एक उद्योग आप बता दीजिए जो माननीय जगदीश देवड़ा जी ने क्षेत्र के लिए किया हो। मात्र यहाँ पे केवल घोषणाएं करी है अपने मंत्री जी ने, और जो दलाल पाले उन्होंने, वो दलाल आप चले जाइए, तहसील में चले जाओ, थाने में चले जाओ, किसी भी विभाग में चले जाओ, मात्र दलाली से वाला आपका काम नहीं होने वाला है। जिस तरह से हमारे मित्र ने बताया कि पुलिस वाले किस तरह गुंडागर्दी करके किसी दुकान में घुस के लात घुसों से उसको मारा है, वो मात्र भ्रष्टाचार का ही उदाहरण आपके सामने है। बहुत गंभीर और बड़ा आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है, खास करके पुलिस प्रशासन को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत ज्यादा आम हो रहा है इस चुनाव में, आप क्या कहेंगे इस पे? ये आपको पता है कि कांग्रेस के शासन के कितने मंत्री जेल में गए हैं? भ्रष्टाचार का तो उन्होंने नहीं, अभी आप है सत्ता नहीं में। कोई हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक कोई आएगा कि हमसे पैसे मांगे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था, हम उसके लिए लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। तो माननीय मंत्री जी ने कि ऐसे कितने जो अधिकारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके पास अगर कोई शिकायत पहुंची है तो उनको वापस माननीय वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके वापस पैसे दिलाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको इन्होंने कहा कि दलाल है यहाँ पर। दलाल, इनको कोई दलाल है तो ये बताए दलाल को। हमने कोई पार्टी, माननीय वित्त मंत्री जी ने या पार्टी ने किसी को अधिगत कर रखा है कि दलाल, तो दलाल की कोई पार्टी नहीं होती, कोई जात नहीं होती है। आप क्या कहेंगे सर इस बात पे, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? ये सब जितने भी आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद और झूठी की मूल्य पे खड़ा हुआ है। हाँ। इनके आरोप में कोई भी कहीं से कोई सत्यता नहीं है। हाँ। अगर सत्यता है तो सबूत लाएं। ऐसा दलाल वाला मामला तो कहीं से कहीं तक कोई है ही नहीं। दलाल वाले के अलावा भी इन्होंने जो कहा कि यहाँ पे अस्पतालों के अंदर अस्पताल, जैसे कि सुनील जी ने बताया, एक्सरे मशीन नहीं है। हाँ। आप अभी हमारे साथ चलें, माननीय वित्त मंत्री जी ने 11 लाख रुपए विधायक निधि से एक्सरे मशीन चालू है, कंपनी है। अभी आप चाहे आप देख के आए, एक्सरे मशीन चालू है। ऐसा था झूठा आरोप लगाते हैं ये। आप खुद चलो मेरे साथ में भी। आपको शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा में आप देखिए चौर विकास है। पहले इनके शासन में कहीं से कहीं तक कहीं नहीं था, आज सब दूर। हाँ बोलिए, आप तो बोलिए। सब दूर जितना भी है टोटली विकास कंप्लीट हो रहा है। शिक्षा में पहले यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर आज बिल्डिंग है कन्याशाला, ये माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दी गई है। हाई सेकेंडरी बिल्डिंग पूरी वो दी हुई है। सभी टीचर्स हैं, सब पढ़ा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। आप क्या कहें? मैं तो ये कहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 14 वोट से जीते थे, उस समय इन कांग्रेसों ने मिलकर उनको हराया था। ये कांग्रेस की रणनीति थी उस समय। तो वर्तमान की बात करें, मेरी बात सुनो, तो ये वहीं से शुरू हो रहा है जो आज डोंडा पीट रहे हैं, नहीं तो ये शुरू नहीं होता। इनका काम वहीं से चालू हो रहा है, झूठ के बोला आज तक चालू है। एक्सरे मशीन का आपको मैं बताऊं, आपको एक्सरे मशीन का इतना बड़ा झूठ बोला आपके सामने, जो व्यक्ति अभी झूठ बोल सकता है। मैं तो अभी कह रहा हूँ ना, मैं तत्काल तैयार हूँ, आप चलो मेरे साथ देख के। एक्सरे मशीन चालू मशीन है, सभी चीजें। क्या कहेंगे? ये हाथों हाथ अभी इस बात का खंडन कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। मैं निवेदन कर दूं, मेरे साथी को शायद जानकारी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट आप ला के रख दो, वो चलाने वाला अगर आपके पास नहीं हो तो उस मशीन की क्या उपयोगिता है? आपको मैंने कई बार आवेदन दिए हैं, मैं यहाँ का नगर कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मैंने पिछली बार भी आवेदन दिए। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं आती हैं इलाज कराने के लिए। क्या सोनोग्राफी मशीन आपकी अवेलेबल हुई? क्या महिला डॉक्टर अवेलेबल हुई आपके पास? और जो ऑक्सीजन प्लांट आपने 50 लाख रुपए लगा के यहाँ खर्च किया, वो अभी तक नहीं चला वहाँ पे। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप ये कंडीशन है क्षेत्र की कि जितने भी बेरोजगार है ना, इनको बस अपने कुछ भी काम नहीं है। अभी मल्लागढ़ विधानसभा कहाँ रोजगार है बताइए ना? रोजगार के दावे किए गए। हिंदू मुस्लिम किसी और कुछ भी राजनीति नहीं करती, बीजेपी करती। हिंदू मुस्लिम किसी और कोई इनके ऊपर नहीं जा रहा, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है और कोई चारा नहीं। और कोई चारा नहीं है। हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काना है। किसी ने नहीं, अभी भी घटना हुई थी ये हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति, और कुछ भी नहीं है। चुनाव आते ही मात्र घोषणाएं करना शुरू हो जाते हैं और नई नई स्कीमें लाके केवल वोट बटोरने का काम करते हैं, न कि कोई विकास का काम करते हैं। आप में से कोई किसान है?
किसान है कोई? आप बताइए, किसान के रूप में आप इस सरकार को कहाँ पे देखते हैं? सरकार को रैलियों में देखते हैं, रैलियों में। हाँ, एक मिनट। खेतों में नहीं आते हैं ये नेता लोग कोई देखने। अभी पटवारी पे जाओ तो हड़ताल पे, नेताजी पे जाओ तो रैली में, किसान जाओ तो खेत में किसान रोए। और क्या है, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, ज्यादा जवाब सवाल नहीं कर सकता हूँ, पर बाकी किसानों के लिए नुकसान हो रहा है। किसान रैलियों में है, अरे नेता रैलियों में है। हाँ, नेता रैलियों में। अच्छा ये बताइए, अभी अल्प वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ है फसलों का, कोई देखने नहीं आया। कोई देखने नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। अच्छा, ये अफीम उत्पादक क्षेत्र है नारायणगढ़ और आसपास, अफीम नीति आई है, रात को नहीं अफीम नीति आ गई है, क्या कहेंगे? अभी चुनाव है इस वजह से आई, और कहाँ के लिए आई? 18 साल से क्या हो गया? 18 साल से क्यों नहीं दिया अफीम नीति का? अफीम नीति तो हर साल अलग आती है। कहा आना चाहिए, इस साल क्यों दिए? 18 चुनाव इसलिए दे दिए, भाई चुनाव नहीं होते अभी देते भी नहीं। मेरा ये सवाल है कि अफीम नीति अगर रात को आपने देखी हो, कल आई है, क्या रही अफीम नीति, उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? अफीम नीति पे कोई कुछ बोलेगा? अफीम नीति पे क्या बोलेंगे आप? अफीम नीति पे बोलें। अफीम नीति पे मैं बोलना चाहूँगा, मेरे भाई जो भाजपा के लोग हैं बोल रहे हैं मेरा देश बदल रहा है। कांग्रेस जिस वक्त अफीम का जो सरकारी रेट देती थी, आज उन्होंने बढ़ाया क्या? आज जो महंगाई है उसके एवज में इन्होंने उसका रेट बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। कांग्रेस सरकार जब हुआ करती थी तब टेंडर हुआ करता था डोडा चूरा का, इन्होंने टेंडर करवाया क्या? टेंडर क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इनकी सीधी सीधी केस बना के उसको पैसा खींचना किसानों से, कैसे भी करके किसानों को फंसाना, ये अफीम नीति है। पिछले 5 सालों से इन्होंने सीपीएस की दी, सीपीएस में सारे किसानों के घर जब चाहे जब एनसीबी आके उठ के घुस गई घर में, लाओ पैसे, ठीक है। उसके बाद में बताता हूँ अफीम नीति के बारे में। ये आज 10 आरी का पट्टा किया, कल ये शर्त रख देंगे, परसों उनको सब किसानों को काट देंगे, जाली बाउंड्री का पैसा किसानों का व्यर्थ जाएगा और बड़ी बड़ी जंग खाएगी खेतों में। सीपीएस पद्धति भी किसानों के लिए दुश्वार है। हाँ। या दुश्वार नहीं होगी, जब आप लीगल तरीके से उसका डोडा चूरा खरीदोगे तो वो लीगल होगा, तभी वो सीपीएस पद्धति सही रहेगी किसानों के लिए। झूठे केस की भी बातें आती है सामने। बिल्कुल, रोज आप पेपर उठाइए, आज का पेपर उठाइए, रोज पेपर उठाइए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी अभी एक भाजपा कार्यकर्ता के घर ही एनसीबी सुबह उठ के गई थी, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य किसानों का और कुछ हो ही नहीं सकता। एनसीबी पहुंच रही है झूठे मामलों में, ये बता दे पहुंची थी, कन्फर्म है। अब वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, कार्यकर्ता हो या जो भी हो, जो गलत काम करेगा उसके यहाँ तो वो कह रहे झूठे मुकदमे में। देखो ऐसा है कि झूठे मुकदमे तो कोई झूठे मुकदमे बनते नहीं, ये प्रूफ कर रहे झूठ। इनके पास अगर हो ऐसा कि झूठे मुकदमे बने तो ये विपक्ष में बैठे, ये क्यों नहीं करते आंदोलन? ये खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है, ये सब इनकी खोखली बातें हैं। हिंदू मुस्लिम अफीम ये वो, क्यों कि अब इनके क्या कि हर एक दिन में इनके नीचे से धरातल खिसकने वाली। अब इनका बचा क्या है? पहले 70 सालों से 60 सालों से हिंदू मुस्लिम यही करते थे। मेरे मुस्लिम भाई यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे पूछो कि कोई इस नगर में नारायणगढ़ में भेदभाव किया क्या? आज मैं कहता हूँ लगभग कम से कम 200 से 300 मकान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम में 2.5 लाख रुपए दिए बिना किसी दलाली के। और जो दलाली की बात करते तो क्या प्रूफ बताऊं? उस समय कांग्रेस के बहुत सारे नगर पालिका में थे, उनने क्या किया मैं प्रूफ बता दूंगा। क्या कांग्रेस को लेके क्या, कांग्रेस के आरोपों पे क्या कहेंगे? कांग्रेस के आरोप सब बेबुनियाद है। आज नारायणगढ़ में भी थोड़ी देर पहले इन्होंने आरोप लगाया हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इन्हीं की सरकार है जब रही तब हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया है, और मुस्लिम समाज का अभी तक इन्होंने क्या सहयोग करा ये आके खुल के बताएं। प्रधानमंत्री आवास, आज भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास ऐसी योजना थी जिसमें कोई जात पात नहीं की, सभी वर्गों को प्रधानमंत्री आवास दिया। लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही है, सारी योजनाओं का हर वर्ग लाभ ले रहा है। समाज की अंतिम पंक्ति तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये सारे इनके आरोप बेबुनियाद है। सर आप काफी वरिष्ठ हैं, आप बताइए कि नारायणगढ़ में किस तरह का काम हुआ है? का विकास कार्यों में तो बन रहे हैं, मकानों का नहीं बन रहे प्रधानमंत्री योजना के जी। हाँ। कोई उल्लेखनीय बात आपको जो इतने लंबे समय में इस कार्यकाल में विधायक महोदय की रही हो? और रोड का सब काम करवा ही रहे हैं। हाँ।
और क्या बता सकते हैं आप? 2 मिनट में कुछ बताना। अभी कांग्रेसी भाई सब अभी हंस रहे थे, बाबूजी जब बोल रहे थे तो इन सब ने हंसी उड़ाई कि ये भी कांग्रेसी थे, तो ये इन्हीं वजह से ये कांग्रेस में आए। ये लोगों की हंसी उड़ाने का काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका साथ में लेके नहीं चलते हैं। आज इन्हें को कुछ पीड़ा हुई थी तब जाके इन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाने। अपने दर्द को बयां कीजिए। ये सुनते नहीं अपनी, कांग्रेस वाले सुनते ही नहीं है। वो उनका काम वो करते हैं। और चड्डी कहीं तरा में खड़े हो ना हो, चड्डी बनाने में खड़े हो ना हो, कहीं भी में खड़े हो ना, अपन ही है। हाथ में रखो और काम कराओ। और उसके बाद मलाई इनका काम था। ये 15 महीने की सरकार जब रही ना, तब यही लोगों ने इन्हीं की सरकार में इन्हीं लोगों के खिलाफ इन्होंने धरने दिए हैं। जब 15 महीने की सरकार थी ना, तो वो मलाई खाने का काम चल रहा था उस समय, तो इन्हीं के लोगों ने इन्हीं के सरकारों में धरना दिया है। उस समय इन्हीं सभी पूछो इनसे आप कि आपने धरने क्यों दिए थे, क्योंकि उस समय इनके लोग मलाई कुछ बोलेंगे। आपने भी सारी बातों को सुना। ये लोग जो बात कर रहे हैं, आपकी सारी बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? मलाई की बात कर रहे हैं मीडिया और तमाम जो है देश का गोदी मीडिया चिल्ला रहा है कि 50% कमीशन लेके सरकार में बैठे हुए लोग जो है पैसा कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है। राजस्व विभाग देखो, पुलिस विभाग देखो, जहां देखो भ्रष्टाचार के सिवा कोई काम नहीं होता है। विकास की ये बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। 450 की टंकी 1200 में देकर ये विकास की बात करते हैं। अभी इन्होंने भी 450 में टंकी कर दी थी। केवल अभी कर दी, चुनाव के बाद वही 1200 से 1500 हो जाएगी। ये तो चुनावी घोषणा है। ये चुनावी घोषणा है। मेरा निवेदन है, जब 18 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी कोरोना का टाइम था, तब उन्होंने 450 क्यों नहीं की? जब अब लाडली बहना योजना याद आ गई इनको। जब कोरोना था उस वक्त क्या हुआ? कोरोना की टाइम में मतलब नहीं करे। अभी क्या हुआ, 3 महीने पहले मैंने नगर पालिका में टैक्स जमा करवाया, मैंने रसीदें प्राप्त की, लोग अदालत के अंदर आई समझ में। और अभी 10 तारीख को मेरे को वापस नोटिस दिया उन्होंने। बोलो, जब मैं नगर पालिका 1000 रुपए महंगाई को नहीं। 1 मिनट, क्या बोल रहे? 1000 रुपए महंगाई को नहीं। क्यों नहीं आए? उम्र के हिसाब से नहीं देते, उम्र देख के दे रहे। तो काम नहीं वे और देना सब की। बूढ़ा मनकान देना सब के। ये 1000 रुपए चालू करके बेरोजगारी बढ़ाती है। 1000 रुपए चालू करके बेरोजगारी बढ़ाती है। आदमी घर बैठ जाता है, औरत के नाम से 1000 रुपए लेके काम नहीं करता है, और इससे अच्छा वो गैस पे पैसे कम करवाए के इस पे काम कम करे। प्रदेश का कर्जा कौन उतारेगा? प्रदेशवासी ही उतारेंगे ना। इस चीज को समझ लो आप। जनता के फुल दिमाग में ये है कि प्रदेश का कर्जा कौन उतारेगा? प्रदेश की जनता ही उतारेगी। क्या कह रहे बाबूजी? 60 रुपये ही मिला खाली है। 60 रुपये ही मिला। 60 रुपया ही मिले? किस बात का? वृद्धा पेंशन का। वृद्धा पेंशन का? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है आपको? ये नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, आप बताइए इनको। इनकी पेंशन चालू है, आप इनका अकाउंट चेक कराइए। मैंने खुद ने चालू करवाई है, मैंने खुद ने कराई, आप इनका अकाउंट चेक कराइए। 3 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं आ रही है। नगर पालिका में जाते हैं तो के बढ़ के आएंगे। कहाँ गई वृद्धा पेंशन? 1,000 रुपये लाडली बहनों को देकर फैसला रहे सब वोटों के लिए। 18 साल से क्या कर रहे थे? 1,000 रुपये दे रहे थे वोट लोगों के। अब चुनाव आगे नहीं दे रहे, चुनाव आगे दे रहे 1,000 रुपये वोटों के लिए। काय के लिए दे रहे हैं? वोटों की राजनीति कर रहे हैं सिर्फ। क्या कर रहे हैं? और ये 1500 रुपए की घोषणा की, उन्हें 5 गारंटी जाके 1,000 रुपये देना पानी होगा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि लाली बहना के पैसे खाते में पैसे नहीं आ रहा है। इनके खाते चेक करो, इनके खाते में पैसे आ रहे हैं। किसान सम्मान निधि के पैसे आ रहे हैं। अभी दूध का दूध। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आवास का जो बहुत बड़ा बतंगड़ खड़ा कर रहे हैं। क्या 1317 मकान नारायणगंज में मिले हैं बिना किसी भेदभाव
के 1317 मकान प्रधानमंत्री के, इनको योजना अच्छी नहीं लग रही। 1317 मकान ये रिटर्न कर दे पैसे। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनो, भाई साहब मेरी बात तो सुनो। मैं प्रधानमंत्री आवास के जो ये खोखले वादे कर रहे हैं, जिन भी हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास लिया उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन एक बात का जवाब दे दे कि शहरी क्षेत्र में 2,65,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 1,35,000 रुपए, ये भेदभाव क्यों? इसका बात बता दे मेरे को। अरे जब 2 बल्ली और एक टेंट आता था तब कांग्रेस वाले बोलते नहीं थे। सर ऐसा है कि मैंने आवास अभी तक प्रधानमंत्री का आवास मिला नहीं है और बड़े बड़े लोगों को मिला है, और मैं लोन लेने के लिए नगर पालिका में गया तो बोले गया आपको कैसे लोन मिले, तो मैं गरीब आदमी हूँ और मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, गरीब आदमी हूँ और मैं लोन लेने गया तो आपको लोन मिले कि आप क्या धंधा करते हैं? मैं सर मैं गाँव में धंधा करता हूँ, तो आप गाँव में धंधा करते हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा नगर पालिका से। वो गांव वाले को लोन मिल रहा है, पैसे वाला लोन मिलता है, पैसे वाले को प्रधानमंत्री आवास मिला है, मेरे को मिला नहीं अभी तक, मैंने दे रखा तो मेरे कागज 15 फेंक दिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे वाला अंबानी और अडानी को लोन मिलता है, गरीब आदमी के पेड़ गिर जाते हैं, वो आवेदन करते हैं, गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता है। किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, उद्योगपतियों का कर्ज माफ होता है। शासन में वृद्धा पेंशन के 200 रुपए आते थे, भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए दे रही है। हर महीना पैसा मिलता है। लोगों की आवाज दब जाएगी, लोगों की आवाज दब जाएगी। 600 रुपये हर महीने मिलते हैं, पेंशन के 600 रुपये हर महीने मिलते हैं। क्या और पार्टी ने कितना काम किया? 2000 के। अभी इन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के कर्जे माफ नहीं होते हैं, अडानी और अंबानी के कर्जे माफ होते हैं। आप तसल्ली से बात कीजिएगा, तथ्यों के आधार पे बात कीजिएगा। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी और उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक किसान के 2 लाख का कर्जा माफ हुआ था। एक किसान का लाके बता दे 2 लाख का कर्जा माफ हुआ क्या? 2 लाख का कर्जा इन्होंने माफ किया हो तो बता दे, प्रूफ बता दे 2 लाख का कर्जा माफ किया। तो ये झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ सत्ता के लालची है बस। एक पैसा माफ नहीं हुआ किसानों का, 2 लाख का कर्जा माफ। आपने सवाल किया, मैं जवाब दूंगा। कमलनाथ सरकार ने एक मिनट, आपने सवाल पूछा है, इनने कांग्रेस ने 2 लाख रुपए की कर्जे की बात की थी। एक मिनट, एक खास बात वॉइस ऑफ एमपी के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि वॉइस ऑफ एमपी का YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वॉइस ऑफ एमपी को आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। वॉइस ऑफ एमपी को देखने के लिए वॉइस ऑफ एमपी की ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और हमारे KTV के 127 नंबर चैनल पर भी आप वॉइस ऑफ एमपी को देख सकते हैं। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। जैसे ही सरकार बनी उनने पहले दस्तखत दी कि किसानों की कर्ज माफी का ये किया और 27 लाख किसानों के कर्ज माफी किए। उसका जवाब इनकी सरकार ने संसद के पटल के ऊपर दिया। वो तो 2 लाख भी कर देते, लेकिन किसी कारणों के सिंधिया के कारण सरकार गिर गई। मैं दूसरी बात एक और, एक मिनट, दूसरी बात एक और, उस समय अतिवृष्टि हुई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में कलेक्ट्रेट में धरना लगाया था, उनने ये बात कही थी कि किसानों की हालत खराब है, ये मंत्री कीचड़ में जाए और घुसे। आज अगर मैं होता तो 40,000 रुपए बिना किसी के हेक्टर के किसानों को देता। आज मध्य प्रदेश के मुखिया वो हैं, स्थिति किसान की बड़ी दयनीय है। एक बड़ी बात कही इन्होंने, एक बड़ी बात कही, आज उनको 40,000 रुपए देना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा आया है सामने, एक बड़ा मुद्दा है और ये वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर कि शिवराज जी ने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, वो वीडियो हम सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें शिवराज जी ये मांग कर रहे थे कमलनाथ जी से, सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गई थी, कि किसानों को 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए। आज उनकी सरकार है, क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच से कहा है
कि मुख्य किसानों के साथ मैं खड़ा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने जो कहा है उसको पूरा करेंगे और किसानों की मदद के लिए अरे आचार संहिता में भी किसान सर्वे भी हो रहा है। और मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं एक शब्द नहीं बोला, आप पहले बोला। आप चैनल से बात कीजिए, आप चैनल से बात। मेरा ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितने किसानों के लिए जितना काम करा है, सब दबी जुबान सब कहते हैं, पर अब राजनीति का समय है, चुनाव का टाइम है, तो पीछे से जो तारीफ करते हैं अभी तो माइक के सामने वो कुछ भी बोलेंगे। पर हमारी सरकार किसानों हितैषी की सरकार है। किसानों के साथ मुख्यमंत्री जी ने भरे मंच से कहा है कि भाई किसानों के साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको जितना मुआवजा चाहिए। मेरा निवेदन ये है, एक तो जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस वक्त यहाँ जितने लोग खड़े हैं अपना हाथ ऊंचा कर दिया, अगर उनको जो है बीमे के जो राशि माफ हुई है अगर उनके खाते में नहीं आई है, जितने बीजेपी के भी कार्यकर्ता बता रहे हैं उनके खाते में राशि जमा हुई है। अब अपन एक बात करते हैं, रचनात्मक बात हो जाए। हम लोगों ने अभी तक भी रचनात्मक बात किया है, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम जनता से सीधा सीधा एक सवाल है कि चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, नारायणगढ़ को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और क्या विकास के लिए अहम मायना रखता है, उस पर मेरे को एक एक लाइन के अंदर जवाब दीजिएगा। बोलिए क्या जरूरत है। नारायणगढ़ में जो आवश्यकता थी मूलभूत सभी देने की प्रयास करा है। यहाँ एक हमको बड़ी कोर्ट की आवश्यकता है, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी देवड़ा जी उसके लिए प्रयासरत है। उसके लिए बहुत जल्दी उसको भी स्वीकृत कराने के लिए सभी लोग हम गए थे माननीय मंत्री जी के साथ में और विधि मंत्री जी से मिले थे। उसकी कुछ प्रक्रिया बाकी है, तो हमारे यहाँ बहुत सी बड़ी कोर्ट की जरूरत है, उसकी भी जल्दी स्वीकृत होगी। अब आप बोलिए। मेरा निवेदन ये है, शांति से, ये सभी जो हम 7 लोग हैं और उनमें नगर नारायणगढ़ के हित की बात कर रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि नगर नारायणगढ़ काफ़ी वर्षों पूर्व तहसील कार्यालय रहा है हमारा। मेरा निवेदन ये है कि सरकार यहाँ पर 18 साल से बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, और मैं आज फिर निवेदन करना चाहता हूँ कम से कम तहसील नहीं तो तहसील टप्पा यहाँ तहसील टप्पा नारायणगढ़ हो जाए। ये सब हम सब जब मिलके, और वर्तमान सरकार से भी मेरी मांग है कि यहाँ पे जो तहसील टप्पा लागू कर दें ताकि आम जनता को। आपकी सरकार बनी तो हम भी ये प्रयास करें, कोशिश करेंगे नारायणगढ़ में अगर हमारी सरकार बने के लिए हमारे प्रयास रहते हैं ताकि आम जनता को जो परेशानियां हो रही है 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। इसमें दोनों दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम किया हमने और फिर करेंगे ये तैयार करके। सर आपका प्रश्न था कि नारायणगढ़ में जनता को क्या चाहिए, तो मैं कहता हूं नारायणगढ़ में जनता को चाहिए तो रोजगार चाहिए। यहाँ से 10 सालों से कोई आबादी नहीं बढ़ी है, क्योंकि जितना भी लोग होते हैं सब रोजगार के लिए पलायन कर गए। सिर्फ मजदूरी पर जाने से पेट नहीं भरता। इस देश को आवश्यकता है रोजगार की, मजबूत युवाओं की। उनके हाथ में रोजगार होता तो देश मजबूत होगा। देश को मजबूत युवाओं की आवश्यकता है। यहाँ नारायणगढ़ को आवश्यकता है रोजगार की। नारायणगढ़ को तहसील टप्पा बनाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने बताया, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर कोर्ट की एक बड़ी बिल्डिंग की आवश्यकता है। कई सृजनात्मक विचार भी हमारी वॉइस ऑफ एमपी की चुनाव यात्रा के दौरान आए। ये सारे मुद्दे विधानसभा चुनाव में तय करेंगे कि चुनाव को किस तरह से लड़ा जाता है और चुनाव आखिरकार किस दिशा में जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।